Hari Bol everyone. Very warm welcome to the channel. In this video, we all cover chapter number 8 of book Human Geography International Trade. We all are familiar with the term trade. Basically, trade is buying and selling of goods and commodities, import and export of commodities. When we talk about trade at international level, it means trade between two countries or more than two countries. So, the definition of international trade is it is the exchange of goods and services among countries across national boundaries. इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है एट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। इनिशियल स्टेज पे जो ट्रेड होता था वो बार्टर सिस्टम के फॉर्म में होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब कि अगर कोई पॉटर है, उसको प्लम्बिंग का काम कराना है, देन उसे ऐसा प्लम्बर ढूंढना होगा जिसको कि पॉट्स की नीड हो, तभी वो अपने प्लम्बिंग सर्विस करा पाएगा इन एक्सचेंज ऑफ पॉट्स। बट देयर इज़ लिमिटेशन इन बार्टर सिस्टम कि अगर जो प्लम्बर है उसको पॉट्स की नीड नहीं है, देन वो प्लम्बिंग सर्विस नहीं करेगा। देन यहाँ पे कंडीशन आ जाती थी बार्टर सिस्टम में कि जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी जो नीड है वो सर्कमस्टेंसेस जो उनकी ट्रेड के हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए होती थी। बार्टर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो एक्सचेंज में यूज़ होते थे इन ट्रेड: फ्लिंट स्टोन्स, ऑब्सीडियन, काउरी शेल्स, टाइगर पाउल्स, वेल्स टेथ, राइस, सॉल्ट। सो देयर इज़ वेरी डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम बिकॉज हर टाइम दोनों ट्रेडिंग पार्टनर्स की जो नीड है एक दूसरे के अकॉर्डिंग मैच हो, पॉसिबल नहीं है। देन दिस प्रॉब्लम इज़ ओवरकम बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड क्वाइन करेंसी। ये प्रॉब्लम ओवरकम होती है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड क्वाइन करेंसी। उसके बाद द वर्ड सैलरी, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सैलेरियम विच वॉज मोड ऑफ पेमेंट इन एंशियंट टाइम। जो एंशियंट टाइम में पेमेंट होती थी वो सॉल्ट के फॉर्म में होती थी क्योंकि उस टाइम पे पेपर और क्वाइन करेंसी नहीं होती थी। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। स्टार्टिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंशियंट टाइम, द ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट्स बिकॉज एंशियंट टाइम में जो ट्रांसपोर्ट है वो उतना इफ़िशियंट नहीं था। उसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जो ट्रेड है वो नहीं हो पाता था और वो रेस्ट्रिक्ट रह जाता था लोकल मार्केट्स तक, और फूड आइटम्स और क्लॉथ्स जैसे कमोडिटीज़ का ही ट्रेड हो पाता था। द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इज़ सिल्क रूट। सिल्क रूट सबसे पहला एग्जाम्पल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का। ये कनेक्ट करता है, सिल्क रूट कनेक्ट करता है रोम और चाइना को, और ये रूट अप्रॉक्स 6000 किलोमीटर का है। इस रूट पे जो ट्रेड होता है वो चाइनीज़ सिल्क का होता है, रोमन वूल का होता है और प्रीशियस मेटल्स का होता है। इस रूट पे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं लाइक इंडिया, पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। इन 12th एंड 13th सेंचुरी जो यूरोपियन कॉमर्स है और जो ट्रेड है वो एक्सपेंड होता है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूरोपियन कॉमर्स जो है वो एक्सपेंड होता है ड्यू टू द ओशन वॉरशिप्स। और ओशन वॉरशिप्स किसके किसके बीच में हो रही थी? यूरोप और एशिया के बीच में हो रही थी, और इसी वॉरशिप के बीच में डिस्कवरी होती है अमेरिका की। अमेरिका का डिस्कवरी होता है एट दैट टाइम बिटवीन 12th एंड 13th सेंचुरी। 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यूरोपियन कोलोनियलिज्म स्टार्ट होता है। यूरोपियन कोलोनियलिज्म स्टार्ट होता है, वहीं से स्लेव ट्रेड भी स्टार्ट होता है। स्लेव ट्रेड में जो है लोगों को फोर्सफुली एक कंट्री या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर लेबर, और इसका प्रैक्टिस अराउंड 200 ईयर्स तक होता है। इसमें पोर्टुगीज़, डच, स्पेनियार्ड्स और ब्रिटिश के लोग कैप्चर करते हैं अफ्रीकन नेटिव्स को कैप्चर करके उनको फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट करते हैं टू न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिका फॉर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर फॉर लेबर सर्विसेज विदाउट एनी पेमेंट। स्लेव ट्रेड अबॉलिश होता है इन डेनमार्क 1792 में अबॉलिश होता है, ब्रिटेन में 1807 में और यूएस में 1808 में स्लेव ट्रेड अबॉलिश होता है। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद
जो डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स है वो इंक्रीज़ होता है, बट जो मॉनिटरी वैल्यू है रॉ मटेरियल्स की वो डिक्रीज़ हो जाती है इन कंपैरिजन टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मीन्स जो डिमांड है रॉ मटेरियल्स की वो तो बढ़ रही होती है, लेकिन जो उनकी वैल्यू होती है, मॉनिटरी वैल्यू होती है, वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के कंपैरिजन में कम हो जाती है। उसके बाद WW मीन्स वर्ल्ड वॉर। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड जो ट्रेड है उस पर फर्स्ट टाइम, जो ट्रेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज है उस पर फर्स्ट टाइम इम्पोजिशन होता है टैक्सेस का। उन टैक्सेस को हम बोलते हैं टैरिफ्स। एंड उसी के बाद ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होता है, दैट इज़ गैट, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ्स। जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ्स, इसका फॉर्मेशन होता है 1948 में फॉर रिड्यूसिंग द टैरिफ्स एंड फॉर प्रमोटिंग फ्री ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट। इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट ही क्यों करता है? सो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रिजल्ट है स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन होगा प्रोडक्शन में, देन सरप्लस प्रोडक्शन होगा, और सरप्लस प्रोडक्शन होगा देन कंट्रीज एक्सपोर्ट करेंगी, वहाँ से स्टार्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिट करता है वर्ल्ड इकोनॉमी को, और जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो बेस्ड होती हैं ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, कॉम्प्लीमेंटैरिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है फॉर बोथ ट्रेडिंग पार्टनर्स। और जो कंट्री की फॉरेन पॉलिसी होती है वो भी इन्फ्लुएंस होती है बाय इंटरनेशनल ट्रेड, बिकॉज किसी भी नेशन की फॉरेन पॉलिसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका इकॉनमी, और इकॉनमी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड, सो इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशंस। Our next topic, basis of international trade. इंटरनेशनल ट्रेड बेस्ड होता है ऑन डिफरेंसेस इन नेशनल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन फैक्टर्स, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रांसपोर्ट। सो डिफरेंसेस इन नेशनल रिसोर्सेज, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एट डिफरेंट रीजन्स। मिनरल रिसोर्स बेस कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं की टोपोग्राफी माउंटेनियस होती है, कहीं पे प्लेन रीजन्स होते हैं, कहीं पे प्लेट्यूज होते हैं। एंड फ्लोरा एंड फौना भी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट होती हैं। क्लाइमेट इज़ ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट प्लेसेस। सो जहाँ पे मिनरल रिसोर्स बेस ज़्यादा होगा वहाँ से रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट होगा। टोपोग्राफी एज जहाँ पे प्लेन रीजन्स होगा वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जहाँ पे माउंटेन्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा होगा, वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा माउंटेनियस रीजन। और जो क्लाइमेट होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है फ्लोरा एंड फौना को, और फ्लोरा और फौना इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल ट्रेड। एज जो वूल है वो कोल्ड रीजन में ही होता है, और जो कोकोआ, टिम्बर, ऐसे जो क्रॉप्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं। सो दीज ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द फ्लोरा एंड फौना एंड दे कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद पॉपुलेशन फैक्टर, तो जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड को इन्फ्लुएंस करती है बाय लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन एनी कंट्री। जो इम्पोर्टेड गुड्स होंगे नेशन में वो जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की अच्छी होगी तभी वो इम्पोर्टेड गुड्स को कंज्यूम करेंगे। अगर उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी नहीं होगी देन वो इम्पोर्टेड गुड्स को एक रीज़नेबल वैल्यू में कंज्यूम नहीं कर पाएंगे फ्रॉम मार्केट्स। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ हैं दैट प्रमोट दियर आर्ट एंड कल्चर बाय एक्सपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चाइना के जो पोर्सिलेंस हैं वो बहुत फाइनेस्ट होते हैं। सो बाय द एक्सपोर्ट ऑफ पोर्सिलेंस दे ऑल्सो फ्लरिश दियर आर्ट एंड कल्चर। सो आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है, और जो ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसमें भी बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। एज जो एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ होती हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं उनको इम्पोर्ट करते हैं। एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस होते हैं वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और रॉ मटेरियल्स, फूड आइटम्स को इम्पोर्ट करते हैं।
फोर्थ, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकॉनमी को, ट्रेड को बूस्ट करता है बाय डेवलपिंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसके थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होता है। टेक्नोलॉजी लाइक माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, हैवी इंजीनियरिंग, लंबरिंग एंड एट्सेट्रा, ये सारी टेक्नोलॉजीज भी डेवलप होती है अलॉन्ग विद द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। एंड द लास्ट वन बट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट। इनिशियली एंशियंट टाइम में जब ट्रांसपोर्ट उतना इफेक्टिव नहीं था तो उतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नहीं हो पाता था, बट विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, ओशन एंड एयर ट्रांसपोर्ट, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है, उसमें भी एक्सपेंशन हुआ है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड: natural resources, population factor, stages of economic development, foreign investment and transport. Next topic, balance of trade. Balance of trade record करता है volume of goods and services imported as well as exported by a country to other countries. Balance of trade record करता है volume of goods and services import and export by a country to other countries. अगर किसी भी कंट्री से इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, देन देयर इज़ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर वहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, मीन्स वो बाई ज़्यादा कर रहे हैं और अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, अपने प्रोडक्ट्स को कम सेल कर रहे हैं। सो दिस इज़ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर द इकॉनमी ऑफ दैट कंट्री। वहीं पे अगर इम्पोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, मीन्स कि सेलिंग ऑफ गुड्स ज़्यादा हो रही है और परचेजिंग कम हो रही है, सो दैट इज़ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड इट इज़ गुड फॉर द इकॉनमी ऑफ दैट कंट्री। आफ्टर दैट, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड दो टाइप्स के होते हैं, बाईलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलैटरल ट्रेड। बाईलैटरल ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में होता है और दे ट्रेड फॉर स्पेसिफाइड कमोडिटीज़। स्पेसिफाइड कमोडिटीज़ मीन्स कोई एक कंट्री अगर कोई रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती है किसी और कंट्री से, देन वो यहाँ पे एक्सचेंज कोई स्पेसिफाइड कमोडिटीज़ का करेंगे। सो दिस इज़ द बाईलैटरल ट्रेड। आफ्टर दैट, मल्टीलैटरल ट्रेड। मल्टीलैटरल ट्रेड बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में होता है और एक कोई सिंगल कंट्री कैन ट्रेड विद डिफरेंट कंट्रीज़, विद मैनी कंट्रीज़, और जो ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे को ग्रांट कर सकते हैं स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। मीन्स जिस ट्रेडिंग पार्टनर के साथ उनका रिलेशन अच्छा होगा, उनकी जो ट्रेडिंग प्रोसेसेस हैं वो फेवरेबल चल रही होंगी, देन दे ग्रांट द स्टेटस of most favored nation to that trading partner, to that country. Case for free trade. तो बेसिकली फ्री ट्रेड क्या होता है? एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग। ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज फ्री ट्रेड, और फ्री ट्रेड को हम लिबरलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स। इसमें जो ट्रेड बैरियर्स, जो टैरिफ्स होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। एंड ग्लोबलाइजेशन, और जो फ्री ट्रेड है, ग्लोबलाइजेशन प्लस लिबरलाइजेशन, इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज बाय नॉट गिविंग इक्वल कंडीशंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो ग्लोबलाइजेशन है और जो लिबरलाइजेशन है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इक्वल प्ले फील्ड नहीं दे रही है फॉर ट्रेडिंग पर्पज़, फॉर ग्रोइंग देयर इकोनॉमी। बाय फ्री ट्रेड और बाय लिबरलाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाके एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर सकती है। फ्री ट्रेड जो है वो इंश्योर करता है रिच कंट्रीज़ मीन्स जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये राइट देता है कि वो किसी भी कंट्री के मार्केट में एंटर कर सकती हैं। मीन्स वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के भी मार्केट में अपना एक्सपोर्ट कर सकती हैं, और डेवलपिंग मतलब दोनों कहीं भी जाके डेवलप्ड कंट्रीज़ अपना एक्सपोर्ट कर सकती हैं गुड्स का। बट
दे कीप, मतलब जो रिच कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपनी कंट्री के मार्केट को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो लिबरलाइजेशन है उसकी वजह से डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, मींस कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी अपना एक्सपोर्ट कर रही हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज़ से तो उनका रिलेशन एक्सचेंज अच्छे से हो ही रहा है। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे डिफ़िकल्टी है कि वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं टू डेवलप्ड कंट्रीज़, बिकॉज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो प्रोटेक्ट कर रही हैं अपने मार्केट्स को फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स। सो जो फ्री ट्रेड है और जो डंप्ड गुड्स हैं वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हार्म करते हैं ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको लॉस होता है, बिकॉज फ्री ट्रेड की वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो टैरिफ फ्री हैं, और उनके जो चीपर गुड्स हैं वो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के मार्केट में आते हैं, और उनको लोग प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, बिकॉज उनका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, और कॉस्ट कम होने की वजह से हम लोग जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इन कंपैरिजन टू आवर डोमेस्टिक गुड्स। इट ऑल्सो हार्म्स आवर इकॉनमी एंड इट इज़ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, बिकॉज हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, सॉरी इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज़ की जितने गुड्स हैं उनको ज़्यादा वॉल्यूम में कंज्यूम कर रहे हैं, बट हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है। उसके बाद आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले गैट था। गैट फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसका फॉर्मेशन होता है 1948 में। इसका फंक्शन किस ऑब्जेक्टिव के साथ होता है? इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ्स। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है लिबरलाइज करना होता है वर्ल्ड को फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ्स। GATT transformed into WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 1995, और WTO का जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कब ट्रांसफॉर्म हुआ था ये? 1 जनवरी 1995। WTO के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ये डील करता है ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉर ट्रेड बिटवीन नेशंस, और ये प्रमोट करता है फ्री एंड फेयर ट्रेड। ये जो अगर ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में, ट्रेडिंग मेंबर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करता है WTO, और ये इंटेलेक्चुअल राइट्स को भी देखता है। बट एट द सेम टाइम WTO क्रिटिसाइज्ड फॉर इफेक्ट्स ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। सेम टाइम पे WTO को क्रिटिसाइज किया जाता है फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन के लिए, बिकॉज जो फ्री ट्रेड है वो रिच कंट्रीज़ और पुअर कंट्रीज़ के बीच का जो गल्फ है उसको और वाइड कर रहा है, बिकॉज जो इन्फ्लुएंशियल नेशंस हैं लाइक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फोकस करते हैं अपने बेनिफिट्स पे, अपने इंटरेस्ट पे, और दे साइड लाइन द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो अपनी मार्केट्स को ओपन नहीं करते हैं टू इम्पोर्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़, जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाता है। और जो इश्यूज़ ऑफ हेल्थ हैं और वर्कर्स राइट, चाइल्ड लेबर और जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी इग्नोर किया जाता है बाय WTO। मीन्स जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी को साइडलाइन किया जा रहा है, इश्यूज़ ऑफ हेल्थ, वर्कर्स राइट, चाइल्ड लेबर और इन्वायरमेंट को इग्नोर किया जा रहा है। these are the criticism are argued for the WTO. Our next topic is regional trade blocks. रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जो हैं वो इनकरेज करते हैं ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ विद जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस और सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटीज़ इन ट्रेडिंग आइटम्स। जो ये ब्लॉक्स हैं वो ट्रेड इनकरेज करते हैं बिटवीन नियर बाई कंट्रीज़ एंड सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटीज़ इन ट्रेडिंग आइटम्स। ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं वो रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीड अप द इंट्रा रीजनल ट्रेड। ये ब्लॉक्स जो हैं वो अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए टैरिफ्स को रिमूव कर देते हैं विद इन फॉर देयर मेंबर नेशंस ओनली टू इनकरेज द फ्री ट्रेड। कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। सो एट ग्लोबल लेवल पे जो डेवलपमेंट है उसमें अनइवन जो है
स्टेजेस हैं, एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉमर्शियल जो राइवलरी है बिटवीन कंट्रीज़, वो कहीं ना कहीं वॉर को इमरजेंस देती हैं। और जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके लिए इन्वायरमेंट और हेल्थ और वेल बीइंग ऑफ पीपल पे भी बहुत निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, बिकॉज ट्रेड ज़्यादा वॉल्यूम में करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा डिप्लीट किया जा रहा है, ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है विदाउट फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे कि नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, अलॉन्ग विद द मरीन लाइफ ऑल्सो डिप्लीटिंग। फॉरेस्ट को कंटिन्यूअसली कट किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, which leads to the climate change, global warming, which is not beneficial for us in future। और इंडस्ट्री से वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन वो इंक्रीज होता जा रहा है। दीज ऑल आर द कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, एंड इट डजंट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो पहला वॉर्स का इमरजेंस, दूसरा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, climate change and global warming, and health and well-being of people also affected by international trade। गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो हम पोर्ट्स को गेटवे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का, बिकॉज जो पोर्ट है वही फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पैसेंजर्स फ्रॉम वन पोर्ट, वन हार्बर टू द अदर। और एक पोर्ट पे जितनी कार्गो हैंडल होती हैं वो इंडिकेट करती हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ इट्स हिंटरलैंड। पोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटीज़ ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर कार्गो। जो पोर्ट्स हैं वो लोडिंग, अनलोडिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज़ ऑफ कार्गो को फैसिलिटेट करती हैं। फॉर फैसिलिटेटिंग ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट अथॉरिटीज़ मेंटेन करती हैं नेविगेबल चैनल्स और अरेंज करती हैं टग्स और बार्जेस को, और वो प्रोवाइड करती हैं लेबर और मैनेजरियल सर्विसेज को फॉर द better processing of ports। After that, our last topic, that is types of ports। So type of ports तीन बेसिस पे कैटेगराइज होता है। पहला कार्गो हैंडल्ड, दूसरा लोकेशन और तीसरा स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। कार्गो हैंडल्ड के बेसिस पे तीन टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल पोर्ट्स, कॉमर्शियल पोर्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। और लोकेशन के बेसिस पे इनलैंड पोर्ट्स, आउट पोर्ट्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, ऑयल पोर्ट्स, ports of call, packet station, entry port ports and naval ports। Based on cargo handled, the types of ports, तो उसमें पहला आता है इंडस्ट्रियल पोर्ट्स। इंडस्ट्रियल पोर्ट्स बेसिकली स्पेशलाइज होता है बल्क कार्गो, लाइक उसमें आता है ग्रेन, शुगर, ओर, ऑयल, केमिकल्स। दूसरा कॉमर्शियल पोर्ट्स। कॉमर्शियल पोर्ट्स तीन चीज़ों को हैंडल करते हैं, कार्गो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक। कार्गो पैकेज्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक। द थर्ड कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स जो है इन सारे जो कार्गोज हैं उनको लार्ज वॉल्यूम में हैंडल करते हैं, हैंडल बल्क एंड जनरल कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम्स। जो वर्ल्ड के ग्रेट पोर्ट्स होते हैं वो आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स में। बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे दो पोर्ट्स हैं, दो टाइप्स ऑफ पोर्ट हैं, इनलैंड पोर्ट्स एंड आउट पोर्ट्स। इनलैंड पोर्ट्स जो होते हैं वो जो एक्चुअल जो सी कोस्ट होता है, जो सी कोस्ट होता है उससे बहुत दूर होते हैं, और वो जो सी होता है उससे लिंक होते हैं बाय अ रिवर और अ कैनाल। मीन्स ये अगर सी कोस्ट है यहाँ पे, देन वो पोर्ट्स इन लैंड में होंगे एंड दे आर कनेक्टेड विद द सी कोस्ट बाय अ रिवर और कैनाल। एग्जाम्पल में आता है मैनचेस्टर जो कि लिंक है बाय अ कैनाल, मेम्फिस लोकेटेड ऑन रिवर मिसिसिपी, और जो कोलकाता है वो हुगली रिवर पे लोकेट करता है जो कि एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ रिवर गंगा। आफ्टर दैट आउटपोर्ट्स। आउटपोर्ट्स जो है डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं जो कि एक्चुअल पोर्ट से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, ये पोर्ट्स जो होते हैं वो सर्व करते हैं पेरेंट पोर्ट को। मीन्स कि अगर ये सी कोस्ट है तो ये यहाँ से बहुत दूर होंगे और ये सर्व करेंगे टू दिस पेरेंट रॉक। ये क्या करते हैं, जो गुड्स होते हैं उनको रिसीव करते हैं, बिकॉज जो लार्ज शिप्स होती हैं वो यहाँ तक नहीं जा पाती हैं, सो दे रिसीव गुड्स फ्रॉम लार्ज शिप्स एंड देन यहाँ पहुँचा देते हैं।
लास्ट बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन के बेसिस पे सबसे पहला ऑयल पोर्ट्स। जो ऑयल पोर्ट्स होते हैं वो डील करते हैं प्रोसेसिंग और शिपिंग ऑफ ऑयल। वो प्रोसेसिंग और शिपिंग ऑफ ऑयल के साथ डील करते हैं। ऑयल पोर्ट्स में दो टाइप ऑफ पोर्ट्स आते हैं, टैंकर पोर्ट्स एंड रिफाइनरी पोर्ट्स। टैंकर पोर्ट्स के एग्जांपल में आएगा मरकाइबो इन वेनेजुएला, इश्किरा इन तुनीशिया, त्रिपोली इन लेबनान, और रिफाइनरी पोर्ट्स में अबादान जो कि गल्फ ऑफ पर्शिया पे है, ये आ जाएगा। आफ्टर दैट सेकंड वन इज कॉल पोर्ट्स ऑफ कॉल। पोर्ट्स ऑफ कॉल का डेवलपमेंट होता है एज कॉलिंग पॉइंट्स। पोर्ट्स ऑफ कॉल का डेवलपमेंट होता है एज कॉलिंग पॉइंट्स। ये मेन सी रूट्स पे होते हैं, मेन सी रूट्स पे ये होते हैं, और ये फैसिलिटेट करते हैं रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स। और बाद में ये डेवलप हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू कॉमर्शियल पोर्ट्स। इसका एग्जांपल आता है एडन, होनोलुलु एंड सिंगापुर। द थर्ड टाइप ऑफ पोर्ट्स, पैकेट स्टेशन। इसको हम फेरी पोर्ट्स भी बोलते हैं, और ये कंसर्न होता है विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। मीन्स ये डील करता है विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। इसमें जो स्टेशंस होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, और वो फेस करते हैं ईच अदर को अक्रॉस द वाटर बॉडी। मीन्स स्टेशन होता है, उसमें दो पेयर्स ऑफ पोर्ट होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं अक्रॉस द वाटर बॉडी। इसका एग्जांपल डोवर जो कि इंग्लैंड में है, और जो कैलाइज इन फ्रांस में है, वो दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। फोर्थ वन, एंट्री पॉट पोर्ट्स। एंट्री पॉट पोर्ट्स डेवलप होते हैं एज कलेक्शन सेंटर्स। वो गुड्स को ब्रॉड करते हैं, और वहाँ से एक्सपोर्ट होता है गुड्स का। दे ब्रॉड गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। जो सिंगापुर है वो एशिया के लिए एंट्री पॉट पोर्ट्स है, रोटरडम फॉर यूरोप। द लास्ट, नेवल पोर्ट्स। नेवल पोर्ट्स के पास बस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, और वो वॉरशिप्स को सर्व करते हैं, और उनके पास डिफरेंट जो है रिपेयरिंग वर्कशॉप्स होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो कोची और कारवार, ये दोनों नेवल पोर्ट्स हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग।